आज की टॉपिक है लीवर की अल्ट्रासोनोग्राफी। और आप लोग जान लीजिए कि लीवर की अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है, इसलिए कि लीवर से रिलेटेड जो भी डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है, जो बीमारियां होती हैं, उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। अल्ट्रासाउंड बहुत ही यूजफुल मॉड्यूलिटी मानी जाती है लीवर को देखने के लिए। और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग एक्सरे की बात करते हैं, तो एक्सरे से लीवर की इमेज नहीं ली जा सकती है। लीवर से लीवर की इमेज एक्सरे से नहीं ली जाती है, लेकिन एक्सरे कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। जो एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलेंजियोग्राफी, और कोलेंजियोग्राफी से लीवर तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बिलरी सिस्टम को देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एक हेल्पफुल टेक्निक है, नॉन इन्वेसिव है। इसमें पूरा बिलरी सिस्टम, गॉल ब्लैडर और लीवर की स्टडी की जाती है, लेकिन आप लोगों का जो पोर्शन है उसको बांटा गया है। लीवर को सेपरेट पढ़ेंगे और ये गॉल ब्लैडर को अलग से पढ़ेंगे, जबकि दोनों एक दूसरे से दोनों जब आप लीवर की स्कैनिंग करते हैं तो गॉल ब्लैडर का भी विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है ना, उसी दौरान। और इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि लीवर से अटैच होता है पोस्टीरियर साइड से, ठीक है ना। आगे का जो सरफेस हुआ कोस्टल सरफेस हुआ जो रिब्स से अटैच होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस होता है लीवर का, उससे गॉल ब्लैडर अटैच होता है, ठीक है। तो लीवर के की स्कैनिंग बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती है, और हम लोग बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिसके लिए इंडिकेशन रखा गया है कि भाई लीवर का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लीवर का जो सबसे पहला बीमारी जिसको सस्पेक्ट कर सकते हैं और जिसको हम लोग एनालिसिस करते हैं और डिटेक्ट करते हैं, जिसके लिए अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, वो है लीवर का इनलार्जमेंट। किसी तरह का भी इंफेक्शन लगने के वजह से लीवर का इन्फ्लामेशन होता है, और हेपेटाइटिस, है ना, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर इज सेड एज हेपेटाइटिस। लेकिन हेपेटाइटिस के इधर दिमाग जाएगा तो बहुत सारी बात होंगी कि ये वायरल तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे समझ लीजिए कि हम लीवर का जो इनलार्जमेंट होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको मेजर करके समझ सकते हैं, जिसको हम लोग हेपेटोमेगाली कहेंगे। हेपेटोमेगाली, लीवर का साइज बड़ा हो गया, मेगाली हो गया, ठीक है। लीवर में अगर सस्पेक्ट किया जाता है किसी तरह का एब्सेस, तो वो एब्सेस को आसानी से देखा जा सकता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। जॉन्डिस, जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिसको क्लिनिकली ही इसके बारे में हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। जब आपके सामने जॉन्डिस वाला पेशेंट आएगा तो उसके स्किन को देख करके आप समझ जाइएगा कि ये पीलिया का रोग है। उसका स्किन येलो हो जाता है, उसका आईज भी येलो हो जाता है। तो जॉन्डिस ऐसा नहीं है कि हम अल्ट्रासाउंड में लीवर की स्कैनिंग करेंगे और उससे पता कर लेंगे कि लीवर की ये एबनॉर्मेलिटी हुई यानी कि ये जॉन्डिस है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो क्या है, जॉन्डिस एक कारण से हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक कारण होता है, एक फैक्टर होता है जॉन्डिस होने का, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो इन्फेक्शन लगने की वजह से जॉन्डिस हुआ, ये तो हमको पहले से पता है कि जॉन्डिस हुआ है। लेकिन अल्ट्रासाउंड करके ये चेक किया जाता है कि जो डक्ट्स होते हैं ना, जो लीवर से निकलने वाले डक्ट्स होते हैं, जैसे कॉमन बाइल डक्ट हो गया, है ना, हेपेटिक डक्ट हो गया या कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया, वहां पे कहीं पे अगर किसी तरह का स्टोन आ जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल तो नीचे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम स्कैनिंग करते हैं और डक्ट में कहीं पर कोई स्टोन नहीं देखते हैं, और ये हमें पहले से पता है कि उसको जॉन्डिस है क्लिनिकली, तो हम लिख देंगे कि वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। लेकिन हम लोग को पहले से पता है कि उसको जॉन्डिस है, हम लोग तो क्लिनिकली जान ही गए कि ये जॉन्डिस से सफर कर। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे सिर्फ ये हेल्प करता है चेक करने के लिए कि ये जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, उसके डक्ट में किसी तरह का अगर स्टोन है, तो उसमें अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम रूल आउट कर सकते हैं, और उसका फर्दर जब ट्रीटमेंट होगा, रिमूवल होगा स्टोन का, तो उसका जॉन्डिस भी चला जाएगा, ठीक। एक कंडीशन ये है कि किसी तरह की इंजरी, ट्रॉमा होने की वजह से, चोट,
है ना। तो चोट अगर लगता है और वो चोट जो है बॉक्सिंग की वजह से लग गया या किसी कारणवश लग गया, तो वो इंजर्ड कर सकता है हमारे लीवर को, जबकि लीवर वेल प्रोटेक्टेड होता है क्या चीज से, रिब्स से। कभी कभी क्या होता है कि रिब्स भी फ्रैक्चर हो जाए रिब्स का, या इंजरी नीचे की तरफ से बहुत तगड़ी हो जाए जिससे लीवर पैरेन्काइमा जो है डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम डिटेक्ट करते हैं। उसका बहुत सारा एविडेंस मिलता है कि यह ट्रॉमा का केस है। तो वहां पर ये एब्डोमिनल ट्रॉमा में ये फाइंड किया जाता है कि लीवर वहां पर किसी तरह से डैमेज तो नहीं हुआ, या वहां पर ज्यादा फ्लूइड का अकुमुलेशन यानी कि ब्लड वहां पर तो नहीं निकला। एसाइटिक फ्लूइड को आसानी से देखा जा सकता है। और हम लीवर में, लीवर एक कॉमन साइट है जहां पर कैंसरस ट्यूमर होने का खतरा होता है। तो कैंसरस ट्यूमर अगर है या नन कैंसरस ट्यूमर है, तो दोनों को हम देख सकते हैं, ठीक है। नन कैंसरस ट्यूमर को यहाँ पे लिख दिया है लिवर मास, है ना, या लिवर ट्यूमर। लेकिन यहाँ पर मेटास्टैसिस लिख दिया है, यानी कि ये जो ट्यूमर है वो कैंसरस होगा। ठीक है, तो मेटास्टैसिस का मतलब होता है कि स्प्रे करने वाला। जो ये जो टर्म है मेटास्टैटिक, ये मैंने बताया भी था कि ये टर्म का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो बीमारी एक ऑर्गन से जब दूसरे ऑर्गन में पहुंचती है तो वो कंडीशन को हम लोग मेटास्टैसिस कहते हैं। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी मेटास्टैसिस ये ट्यूमर के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल की जाती है, और इससे समझ में आ जाता है कि वो कैंसरस है कि नहीं। यानी कि ट्यूमर जब एक जगह से कई जगह फैलने लगता है तो वो कंडीशन समझ लीजिए कैंसर वाला कंडीशन है, और उसी कंडीशन को हम लोग मेटास्टैसिस कहते हैं। तो मेटास्टैसिस क्या हुआ, मेटास्टैसिस इन द लिवर का मतलब हो गया कि ट्यूमर का स्प्रेड होना। ठीक। राइट अपर एब्डोमिनल, है ना, राइट अपर एब्डोमिनल में किसी तरह का पेन, और स्क्रीनिंग करें, हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, है ना, इंडेमिक इकाइनोकोसिस इन्फेक्शन का। तो ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक। आप अगर अपने यूनिवर्सिटी बुक में आते हैं तो वहां पर उतना ज्यादा लंबा चौड़ा तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी बुक आपकी बोलती है इन लार्ज लीवर के बारे में, बोलती है क्लिनिकल टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है कि इस जहां पे हम दबाएंगे तो दबाने की वजह से क्या होगा, दर्द होता है ना। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, दर्द का होना। और किसी तरह की हिस्ट्री, एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री, ठीक है, जॉन्डिस को इवेल्युएट करना, एसाइटिस और लीवर मास, ठीक है, और हेपेटिक मेटास्टैसिस। तो ये सारी चीज को कवर करता है आपका यूनिवर्सिटी बुक। इसके बाद यूनिवर्सिटी बुक में ही है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट दोनों में सेम है, ठीक है। पेशेंट को कम से कम 8 घंटा की फास्टिंग होनी चाहिए। जब लीवर की स्कैनिंग होती है तो आप अगर लीवर की स्कैनिंग कर रहे हैं, लीवर का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने पेशेंट को क्या देखिएगा कि मेरे पेशेंट की 8 घंटा की फास्टिंग है कि नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि मैंने पहले बताया कि फास्टिंग होने के वजह से ये फायदा होगा कि हम गॉल ब्लैडर को विजुअलाइज कर सकते हैं। फास्टिंग होने से क्या होगा, हम गॉल ब्लैडर को विजुअलाइज करते हैं। आपको पता है ना कि लीवर के जो पोस्टेरियर साइड में जो गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर होता है ये फुल्ली डिस्टेंडेड होना चाहिए, भरा होना चाहिए, इसके अंदर फ्लूइड होनी चाहिए, इसके अंदर बाइल भरा होना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर हम कुछ फैटी मील खाते हैं तो कॉलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, ठीक है, इसको हम लोग सीसी की कहते हैं, और ये हमारे गॉल ब्लैडर इसके वजह से सिकुड़ते हैं। तो आप जब भी फैटी मील खाएंगे आपके पेशेंट, तो गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाएगा और इमेज नहीं ली जा सर सकती है। हाँ। सर हम लोग का जो यूनिवर्सिटी का बुक है सर, उसमें हम्म। लीवर में सर 6 आवर्स ही बोला गया है पीरियड टू प्रोसीजर एग्जामिनेशन फास्टिंग तो के लिए, और इसमें 8 आवर्स लिखा गया है। तो मैं भी जनरली 8 आवर्स ही सुना हूँ, हम्म। लेकिन सर लिखा क्या जाएगा, 6 आवर्स या 8 आवर्स? देखिए, यूनिवर्सिटी की बुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए कि जो उसमें मार्क्स देगा ना, ठीक है, तो वो तो बुक देख करके ही ये करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे ऑप्शन मिल जाता है 8 आवर्स, तो 8 आवर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में फास्टिंग का जो हिसाब किताब है वो 6 to 8 आवर है। 6 आवर गलत नहीं है, लेकिन 6 to 8 आवर्स बोला जाता है, ठीक है।
और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन? 6 to सर 8 hours। हाँ। सर हम्म। पैरेन्काइमल इकोटेक्सचर का मतलब क्या होता है? पैरेन्काइमल इकोटेक्सचर का मतलब होता है, पैरेन्काइमा का मतलब होता है लीवर। लीवर का जो सेल्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा, ठीक है ना। लीवर का जो पूरा जो, और उसका जो इको टेक्सचर है, इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है जब साउंड वेव किसी ऑर्गन से टकराती है और टकरा करके वापस आती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इको, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में एक्चुअली क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूं। जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आप अपनी मशीन में देखिएगा ना, अल्ट्रासाउंड की मशीन जो होती है, ये मशीन है। तो मशीन में स्क्रीन, इसकी जो इमेज होती है ये कैसी होती है, कोई बता सकता है? ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट होती है और इसके साइड में यहाँ पर एक ग्रे स्केल रहता है, यानी कि जो भी डिवीजन है वो ग्रे स्केल का होगा। इसमें ग्रे स्केल एक्चुअली में क्या होता है आपको मैं बताता हूं, देखिए। एक्चुअली में ये एक कलर है ग्रे, ठीक है, ये भी एक ग्रे कलर है, और इसके बाद मैं दिखा रहा हूं ये भी एक ग्रे कलर है, और फिर मैं आपको दिखा रहा हूं ये भी आपको ग्रे कलर आपके मोबाइल पे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना। और ये सारे के सारे ग्रे कलर हैं, और ये कौन सा कलर है? ब्लैक, ठीक है। अच्छा, और मैं एक कलर बना देता हूं, जो बनाने के लिए नहीं, ब्लैक का हेल्प लेते हैं। एक कलर मैं दे देता हूं यहाँ पर व्हाइट। तो आपको जो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने मेरे पास जितने कलर्स थे उससे डिवाइड किया, एक स्केल बना दिया जिसको हम लोग कहते हैं ग्रे स्केल। तो ये जो है एक कलर हो गया जो इससे डिफरेंट लग रहा है, ये दूसरा ग्रे कलर है, ये तीसरा ग्रे कलर है, ये चौथा ग्रे कलर है, और ये ब्लैक कलर है, ठीक है ना। ठीक, और ये क्या है? व्हाइट है, ठीक है, एकदम उजला। ये कैसा है? व्हाइट है। तो हम यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट से ही कितने सारे कलर को बना दिया, 1 2 3 4 5 6 6 कलर्स, है ना। डिवाइड हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज डिवाइड हो गई। अब जो इसमें इमेज आएगी तो वो डिफरेंशिएट हो सकती है ना। हम किसी भी पिक्चर को बनाएंगे तो वो अंतर हमको पता चलेगा, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रे कलर लेता हूं और इससे एक फिगर बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक ग्रे कलर लिया, इसको एक गोल कर दिया, किया ना, और दूसरा ग्रे कलर को हम यहाँ पर डालते हैं। अब इसमें और इसमें तो अंतर पता चल रहा है कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, या एक स्ट्रक्चर का दो कलर है। तो हमारे पास जो है आता है क्या? ग्रे स्केल होने की वजह से हमारे पास आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, ठीक है। अब जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हर ऑर्गन का अपना एक इको टेक्सचर होता है। जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो आप क्या करते हैं? बॉडी के ऊपर एक प्रोब को रखते हैं, और प्रोब में से निकलता है तार। और प्रोब में से क्या निकलता है? जब स्किन से ये टच होगा, इसमें नीचे आप जेल लगाएंगे, तो आपको पता है कि इसमें से एक वेव निकलेगी जो साउंड वेव है, जो हमारे आंख से दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है, ये अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड अगर किसी ऑर्गन पे पड़ती है, मान लीजिए कोई ऑर्गन है ना, तो ऑर्गन ऑर्गन का जो है टिश्यू कई तरह का है ना। हम यहां पर इसके 1 2 3 तरह के टिश्यू बनाते हैं। तो तीन टिश्यू का तीन नेचर है, तीन टिश्यू का तीन नेचर। तो क्या होगा कि कोई टिश्यू से साउंड टकराएगा, तो टकराने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होगा हो सकता है हाई हो, लेकिन दूसरे साइड से जो
टकराएगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, फिर यहां पर से टकराएगा तो इसका और कम होगा। तो हमारे को जो रिजल्ट इमेज आएगी ये हमको इस तरह की, है ना। फिर दूसरा इमेज इस तरह का, और हमको एक और कलर मिल जाएगा और हमको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये ऑर्गन में। तो ये जो ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर बन के आता है वो इको, इको माने रिफ्लेक्शन साउंड। कहीं अगर आप हॉल में किसी का नाम पुकारते हैं रवि, तो रवि दोबारा सुनाई देता है, यानी कि वो साउंड वेव टकरा के वापस आ रहा है, इको हो रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं इको। और इको से बनने वाला जो टेक्सचर होता है उसको हम लोग इको टेक्सचर कहते हैं। लीवर का भी अपना एक इको टेक्सचर है, और यूरिनरी ब्लैडर का भी अपना एक इको टेक्सचर है, और गॉल ब्लैडर का भी इको टेक्सचर है। अगर हम लोग गॉल ब्लैडर के इको टेक्सचर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर का इको टेक्सचर क्या सा होगा, वो बिल्कुल ब्लैक होगा, वो बिल्कुल ब्लैक होगा। एक्चुअली में उसमें से इको होता ही नहीं है, तो जहां से इको नहीं होता है वो चीज जो है ब्लैक होगी। तो उसको हम लोग कहते हैं एन इकोजेनिक। उसको क्या कहते हैं, एन इकोजेनिक। जो चीज ब्लैक होगी उसको क्या कहते हैं, एन इकोजेनिक। लेकिन जो चीज चमकीली आती है उसको कहते हैं हाइपर इकोजेनिक। और जो लीवर का अपना इको टेक्सचर है ना, आइसो इकोजेनिक, तो वो इको टेक्सचर हमें पता चलेगा और वो होमोजेनस होगा। उसका जो चमक है सब तरह का समान होगा। तो उसकी जो आप इमेज देखते हैं, उसका जो एनाटॉमी देखते हैं लीवर ही क्या किसी भी ऑर्गन का, तो उसका अपना एक नॉर्मल इको टेक्सचर होता है। और इको नॉर्मल इको टेक्सचर में जो बदलाव होता है वो पैथोलॉजी होता है। जैसे कि लीवर तो बहुत ज्यादा चमकीला है नहीं, लेकिन लीवर जब बहुत चमकीला होने लगता है तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि लीवर पे जो है फैटी लीवर हो गई, है ना, या लीवर के कुछ एरिया में बहुत चमक हुआ, जैसे इतना एरिया चमक हो गया तो वहां पे कैल्सिफिकेशन है, वहां पर कैल्शियम सॉल्ट आके जमा हुआ। तो उसका जो नॉर्मल इको टेक्सचर है उसमें क्या हुआ, चेंज आया, उसमें बदलाव आया। अब समझ में आ गया, अब समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं आ रहा हूं वहीं पे, क्लियर। और बट हेल्थ लीवर जी पूछिए। तो फिर जैसे सर आपने बताया कि जो लीवर के सेल में वो इन्फेक्शन होगा, तो लेकिन लीवर का सेल अगर रहता तो उसको पैरेन्काइमल की जगह हेपेटिक सेल भी तो कह सकते थे। हाँ, लिवर सेल्स को हम लोग हेपेटिक सेल कहते हैं, और लिवर का जो कंप्लीट टिश्यू होता है ना उसको हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। लिवर पैरेन्काइमा के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे लिवर को हाँ लिवर भी बोला जाता है और हेपेटिक भी बोला जाता है, हार्ट को कार्डियक भी बोला जाता है ना। तो जब लीवर के टिश्यू की बात हो रही है तो बोल सकते हैं हम लोग रीनल पैरेन्काइमा। लिवर के पार्टिकुलर सेल की बात हो रही है तो हो रहा है लिवर हेपेटिक सेल, ठीक है ना। वैसे ही ठीक है ना, किडनी की बात होगी तो रीनल पैरेन्काइमा कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी होता है, ठीक। चलिए आगे बताएं। हेलो सर। हेलो यस सर। बोल रहे हैं कि सर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उसको हम लोग किस मतलब एथी से नाम से जानेंगे? गॉल स्टोन कह सकते हैं? गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होता है तो उसको आपने बिल्कुल सही कहा, सुनिए ना, उसको आप लोग बिल्कुल सही कहा, उसको हम लोग गॉल स्टोन कह सकते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग टेक्निकली कॉलीलाइथियसिस के नाम से जानेंगे, कॉलीलाइथियसिस, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो उसको हम लोग कोलियोसिस्टिक भी होता है। कोलियोसिस्टिक भी होता है। नहीं, कॉलीसिस्टाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। जीवे का वाल ठीक हो जाता है तो।
कॉलिडिव ओके है सर, ना। थैंक यू नीतीश। अरे इसमें इतना चीज है, पढ़ते पढ़ते जो है आप लोग को अच्छा तो लगेगा, लेकिन आपको तो समय पर खत्म भी तो करना है ना। चलिए, प्रिपरेशन करेंगे 8 घंटा की फास्टिंग एग्जामिनेशन के पहले, ये एसेंशियल है, ठीक है। और उनको पानी भी नहीं देंगे, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन का कंडीशन है तो उस कंडीशन में उसको पानी दिया जा सकता है, ठीक है। इन्फेंट का सीन है, बच्चे की अगर बात होती है तो वहां पर हम लोग उसको कुछ नहीं देंगे, 3 घंटा की फास्टिंग होनी चाहिए बच्चे के केस में, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट से हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन करते हैं, है ना। और ये पूछते हैं कि उसका कभी कोई एक्सरे हुआ था क्या, है ना। एब्डोमिनल अगर एक्सरे है तो उसको भी लाओ भाई, दिखा दो हमको। रेडियोग्राफ को हम लोग देख सकते हैं। पेशेंट का इरेक्ट एग्जामिनेशन होता है। देखिए यहाँ पर एक फोटो बनी गई है जिसमें आपको एक आदमी का सुपाइन एक्सरे हो रहा है और एक साइड एक्सरे हो रहा है, ठीक है। ये अगर एब्डोमिनल एक्सरे हो रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग एब्डोमिनल फ्लूइड यानी कि एसाइटिक फ्लूइड को देख सकते हैं, लेकिन इरेक्ट करके होगा तो इसका वॉल्यूम देखेंगे। जैसे मेरे बॉटल में पानी तो है, ये बॉटल में पानी है, लेकिन कितना पानी है ये पता नहीं ना चल रहा है। ये तो पता चल रहा है कि भाई पानी है, लेकिन अगर हम इसको खड़ा कर देंगे तो ये पता चलेगा कि ओ यहां तक पानी भरा हुआ है। इसका हमको क्या पता चलेगा, पूरा अमाउंट पता चलेगा कितना ऊपर तक है। इसलिए इरेक्ट व्यू भी किया जाता है। ये क्या चीज के लिए, तो फ्लूइड को चेक करने के लिए, है ना। और कहां तक का इमेजिंग किया गया है, तो डायफ्राम। डायफ्राम को हम लोग फेर्निक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टू एक्सक्लूड सबफर्निक एयर फ्रॉम परफोरेटेड विसराज, हम यहाँ पर एक्सक्लूड करके देखेंगे, छांट करके, है ना। सब फेरनिक एयर जो है वहां पर जमा हुआ है कि नहीं, परफोरेटेड एयर फ्रॉम ए परफोरेटेड विस्कस। परफोरेटेड कोई भी विसरा वगैरह होगा तो उससे हो सकता है कि एयर लीक किया हो तो वहां जमा होगा, तो इसको एक्सक्लूड करके देखा जाता है। हम लोग यहाँ पर यूजुअली क्या देख सकते हैं, फ्लूइड को, अकोमुलेशन को देख सकते हैं। ये हम लोग पता कर लेंगे कि उसका एक्सरे हुआ कि नहीं। अदरवाइज अब आते हैं पोजीशन करने के लिए। जब आपको लीवर का स्कैनिंग करना होगा तो आप क्या कीजिएगा बताइए। लीवर की स्कैनिंग करनी होगी तो पेशेंट को लेटाना है, कैसा पोजीशन में, तो सुपाइन पोजीशन में। तो सुपाइन पोजीशन में कैसे लेटाते हैं अपने पेशेंट को, ये अगर सुपाइन पोजीशन में कोई पेशेंट लेटेगा, ठीक है ना, सपोज दैट ये सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो पेशेंट का 2 साइड हो जाता है, नहीं, एक तो पेशेंट का लेफ्ट साइड हो जाएगा और एक हो जाएगा राइट साइड। तो हम लोग को तो पता है कि ये लेफ्ट साइड है अगर, तो ये राइट साइड जो होगा, राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है, ठीक। तो राइट साइड का इतना रीजन में क्या है, आपको लीवर है, ठीक है। तो पेशेंट को हम सुपाइन लेटाने के बाद इस एरिया में क्या लगाएंगे, जेल लगाएंगे, जेल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अलग अलग तरह की स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 रिब्स के बीच में स्कैन करेंगे तो उसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्कैन, है ना। रिब्स के नीचे से स्कैन करेंगे तो सब कोस्टल स्कैन करेंगे। और हमारी जो स्कैनिंग होगी वो ऐसा होगी, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। हमारा जो स्कैनिंग होगा ऊपर से नीचे तक होगा और इस साइड से इस साइड तक हम स्कैनिंग कर सकते हैं। पूरा सर्वे करेंगे और उसमें यह देखेंगे कि लीवर में किस तरह की एब्नॉर्मेलिटी है। चलिए आते हैं बुक के पास और हम समझाते हैं, बुक से समझाते हैं आपको। देखिए एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो क्या किया गया कि जेल अप्लाई किया गया, लेकिन पेशेंट का पैर के नीचे पिलो डाल दिया गया। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो यहाँ पर एक पिलो भी डाल सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पैर फैलाने पर टेंडरनेस होता है, दर्द होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कॉपलिंग जेल को लगा देंगे राइट साइड में, चूज करेंगे ट्रांसड्यूसर को 3.5 मेगाहर्ट्ज या 5 मेगाहर्ट्ज के प्रोब को। गेन की सेटिंग वही होगी 3.5 मेगाहर्ट्ज की, और बच्चे में क्या होगी,
बच्चे में कितने मेगाहर्ट्ज का होगा? 5 मेगाहर्ट्ज। 5। गेन की करेक्ट सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद आइए देखते हैं क्या करना है। आपको पोजीशन करना है ना? तो पोजीशन में दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से पोजीशन करेंगे। चलिए, सर लीवर में स्टोन होगा तो सर वाइट दिखेगा। लीवर में स्टोन कैसे होगा? लीवर में स्टोन नहीं ना होगा। लीवर में कैसे स्टोन हो जाएगा? लीवर हॉलो थोड़ी होता है। गॉल ब्लैडर में किडनी में सर, किडनी में सर, किडनी में। हाँ, किडनी में हो सकता है। देखिए, पेट में होता है। तो नॉर्मल में भी तो सर वाइट दिखता है। हाँ, ऐसे नहीं पकड़ाता। सब सिखा देंगे धीरे धीरे। स्कैनिंग करेंगे हम लोग सजाइटल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में, है ना? हम लोग इंटरकोस्टल, सबकोस्टल। कोस्टल का मतलब क्या होता है? 2 रिब्स के बीच का स्पेस। ठीक है, 2 रिब्स के बीच स्पेस। रुक जाइए 2 मिनट, हम सबका अटेंडेंस ले लेते हैं क्या? पहले अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद आराम से। चलिए, हो गया। अब हम फ्री हो गए, अब आराम से पढ़ाएंगे। ये जूम में कट जाता है ना। इसके बाद भी क्लास है, क्या कहें। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैन करेंगे। ये ध्यान दीजिए, अभी वाली पॉइंट को ध्यान दीजिए। ठीक है। हेलो 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 हेलो। इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल, व्हाट आर मेजर डिफरेंसेस? क्या? इंटरकोस्टल्स एंड सबकोस्टल्स, व्हाट आर डिफरेंसेस? अच्छा, विकेश कुमार ने एक सवाल किया। विकेश नाम है ना तुम्हारा? जी सर। ठीक। देखो, कोस्टल का मतलब होता है रिब्स। कोस्टल का क्या मतलब होता है? रिब्स, है ना? तो रिब्स कैसा होता है? रिब्स ऐसे ऐसे जाता है ना। ये क्या है? रिब्स है ना? छाती पे जी सर। क्या होता है? रिब्स होता है। तो रिब्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्टल, है ना? है ना? तो यहां पर भी रिब्स है। तो अल्ट्रासाउंड जब कीजिएगा आप, तो अल्ट्रासाउंड के प्रोब को हड्डी पे रख दीजिएगा, तो नीचे की इमेज नहीं आएगी। नीचे की इमेज आएगी? नहीं आएगी। तब क्या करना होगा कि आपको 2 रिब्स के बीच में प्रोब को रखना होगा, तब ना ये अंदर साउंड वेव को भेजेगा। तो 2 रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है, वहां पर से अगर हम इंटरकोस्टल हुआ। हाँ, अगर फोटो लेते हैं तो वो कहलाता है इंटरकोस्टल स्कैन। और चूंकि लीवर का कुछ हिस्सा नीचे भी है, ठीक है, कुछ ऊपर से भी ले सकते हैं। अगर हम रिब्स के, जहां पर रिब्स सारी खत्म हो गई, जहां पर खत्म हो गई, वहां से अगर हम प्रोब रख करके इमेज को लेते हैं, तो वो कहलाएगा सबकोस्टल स्कैन। अब समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, स्टेप नंबर 1 आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए और आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को देखिए और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के लिए व्हाट यू शुड हैव टू डू। आपको क्या करना होगा? तो आपको करना कुछ नहीं होगा, पेशेंट को बेड पे लेटा दीजिए। सबसे पहला अपना पेशेंट को बेड पे लेटाइएगा। लेटाने के बाद आपका जो पेशेंट होगा, है ना, ये उसका नेक हो गया, इसका कंधा हो गया, ठीक है, ये आपका पेशेंट हुआ। ठीक है, ये लेट गया, लेटा, और ये इसका लेग्स हो गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि
पेशेंट के बीचों बीच से एक लाइन खींचते हैं, इसको क्या कहते हैं? मीडियन सजाइटल लाइन। ठीक, अच्छा, यह पेशेंट है आपका, ठीक है, ये इसका हैंड है। अब देखिए, आप रिब्स जहां पर खत्म हो जाता है वहां पर से भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं। आप एक चीज देखिए, ये कॉलर मैं खोलता हूं तो कॉलर के बैक साइड में यहाँ पे एक बोन होता है ना, इसको हम लोग क्लैविकल के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कॉलर बोन। तो ये कैसा होता है? इलोंगेटेड टाइप का होता है ना, आप लोग पढ़ा होगा एनाटॉमी में, है ना। और ये जो कॉलर बोन होता है, ये जो कॉलर बोन होता है ऊपर में होता है, और ये जा करके यहाँ पर स्टर्नम से जुट जाता है, मैन्यूब्रियम स्टर्नी से, और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, और यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से जुटता है पीछे के, और उससे बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एनीवे, ये हॉरिजेंटली यहाँ पे प्लेस है, ये आपके लिए लैंडमार्क है। आपको जब स्कैनिंग करना होगा लीवर का, तो सबसे पहले इसको पैल्पेट करके देखिए, और इसके बीचों बीच का जो हिस्सा होगा, ठीक है, वहां पे आपको प्रोब को रख देना होगा और आपको स्कैनिंग करनी होगी, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं मिड क्लेविकुलर स्कैनिंग। हम लोग क्या करते हैं? मिड क्लेविकुलर के पास से एक लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करेंगे, दो क्लेविकल का जो बीच का हिस्सा होगा वहां से प्रोब को, यह है ना, तो इसको क्लेविकल का जो बीच का हिस्सा होगा, प्रोब को ऐसे रखिएगा। प्रोब को जब ऐसा रखिएगा तो आपको कैसा फिगर आएगा मैं बता देता हूं। किडनी के साथ लीवर आने वाला है, थोड़ा सा किडनी भी आएगा, थोड़ा लीवर भी आएगा। देखिए, ये कौन लड़का जो है इस पर इतना लिख रहा है? देखिए, यहां पर एक फिगर आई है, ये जो इको टेक्सचर है, दिस इज द एक्चुअल इको टेक्सचर ऑफ द लीवर। आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इको टेक्सचर, है ना, जैसे जैसे पढ़िएगा आप जानते जाइएगा। तो ये एक नॉर्मल इको टेक्सचर है, ठीक है, लीवर का, और इसमें क्या आ गया? ये किडनी भी आ गया। क्या आया? किडनी। तो आपने क्या किया कि प्रोब को लंबे रखा, किडनी भी आ गया, लीवर भी आ गया। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक मेजरमेंट ले सकते हैं, आप मेजरमेंट ले सकते हैं, ऊपर से लेके जो सबसे डेप्थ वाला एरिया है उसका आप मेजरमेंट लेंगे, जो सबसे डेप्थ वाला। ये जगह को क्यों चूज किया जाता है? लीवर को मेजरमेंट करने के लिए। लीवर को मेजरमेंट करने के लिए किस लिए चूज किया जाता है मैं बता रहा हूं। देखिए, एक्चुअली में लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कोई लड़का लिख दिया है तो मैं उसको मिटा देता हूं पहले। इससे होता है ना प्रॉब्लम। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। चलिए, अब देखिए लीवर को मैं बनाता हूं किस तरह होगा। लीवर कैसा होगा? क्लास ही कट जाएगा कुछ देर में। लीवर ऐसा है, ठीक है। तो लीवर का जो सबसे बड़ा हिस्सा, ये देखिए छोटा है, ये एरिया भी छोटा है, यहां पे भी छोटा है, लेकिन जो क्लेविकल का जो मध्य होता है ना, जो क्लेविकल है, क्लेविकल का जो बीचों बीच का हिस्सा होता है, वो एक्चुअली में लीवर का सबसे चौड़ा वाला हिस्सा होगा, है ना। यहाँ पर लीवर सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो हम इसी साइज से मेजरमेंट लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करने के बाद मेरे को जो लीवर आएगा, तो डायफ्राम वहां पे धंसा रहेगा और एक किडनी भी आ जाएगी, नहीं, किडनी भी आएगी। और हम क्या बोले हैं कि क्लेविकल, क्या सर क्या बोले क्लेविकल के बीचों बीच? क्लेविकल का जो लैंडमार्क है ना, क्लेविकल कहाँ है? कॉलर बोन, ठीक है। तो क्लेविकल का बीचों बीच से हम लीवर का स्कैनिंग करेंगे। प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल रखने के बाद, तो प्रोब को जब लॉन्गिट्यूडनल रख करके स्कैनिंग करेंगे, तो लीवर का वो स्थान जो है सबसे बड़ा होता है, वहीं पर से मेजरमेंट लिया जाता है। और जब मेजरमेंट लेंगे तो लीवर 40